बैक टू ऑल गाइस, वेलकम इन अदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। अगर आप एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी से तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। कई सारे कैंडिडेट्स का ये सवाल आता है कि सर स्टडी मटेरियल क्या यूज़ करें, कौन से यूनिट को पहले फोकस करें और उन यूनिट्स को पढ़ने के लिए कौन से बुक्स को फॉलो करें। इन तमाम क्वेश्चंस को लेकर के आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, स्टडी मटेरियल को लेकर के और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को लेकर के, कि अगर आपकी एमएससी नॉन जूलॉजी से है, लाइक एस अलाइड साइंस से है, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री से है, तो आपको क्या करना चाहिए। और अगर आपकी एमएससी जूलॉजी से है तो फिर आपको क्या करना चाहिए। आज इसी टॉपिक पे हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं। और एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो सिलेबस है वो टोटल 10 यूनिट का सिलेबस है। और इस 10 यूनिट के सिलेबस में देखेंगे पहले उनके लिए जिनकी एमएससी अलाइड ब्रांचेस से है, लाइक एज बायोटेक से है, बायोटेक्नोलॉजी से है, या फिर आपकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से है, जो भी है, मतलब आपके पास जूलॉजी नहीं रहा है एमएससी में, तो आपको क्या करना चाहिए और कौन से यूनिट पहले तैयारी करनी चाहिए, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर जिनकी एमएससी जूलॉजी से नहीं है उनको अपनी तैयारी जो स्टार्ट करनी है वो कहाँ से, दैट इज़ डेवलपमेंटल बायोलॉजी का, इनवर्टिब्रेट्स का, वर्टिब्रेट्स का, एज वेल एज अप्लाइड जूलॉजी का और एनिमल बिहेवियर का। ये 5 यूनिट आपको पहले इनिशियली कवर करना चाहिए। इसके कवर हो जाने के बाद ये मैं मान के चल रहा हूँ कि सब लोगों ने CSIR का नेट क्वालिफाई किया हुआ है। हालांकि कुछ लोग ऐसा भी होगा जो कि MP का SET एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करके इस एग्ज़ाम में क्लियर हो रहे होंगे। लेकिन अगर आपने MP SET का या CSIR का सिलेबस पढ़ा हुआ है तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें आसानी से हो जाने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिनका बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री का बैकग्राउंड है उनको पहले अपनी तैयारी इन सारे टॉपिक से करनी चाहिए। और इन यूनिट्स को पढ़ने के लिए आपके पास बुक क्या होगा उसको मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। PS वर्मा साहब की एक बुक आती है, दैट इज़ डेवलपमेंटल बायोलॉजी के नाम से, वर्टिब्रेट्स बायोलॉजी के नाम से। तो PS वर्मा साहब की बुक में ये पूरा का पूरा आपका जो सिलेबस एमपीपीएससी में दे रखा है वो बहुत अच्छे से कवर हो जाता है। और ये दोनों टॉपिक यूनिट को पढ़ने के लिए आपके पास RL कोटपाल की बुक आती है, दैट इज़ वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स के नाम से। तो RL कोटपाल साहब की जो बुक है उसको आप ले लीजिए। अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपी है तो प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, नहीं है तो उस बुक को आप परचेस कर लीजिए। इसके साथ साथ में यहाँ पे डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म एंड अप्लाइड जूलॉजी, इसके लिए आपको NCERT बुक को फॉलो करना होगा। NCERT बुक आप फॉलो कर सकते हैं, एज वेल एज कोई भी आपके पास UG और PG के टाइम की बुक हो, आप उस UG PG की बुक को भी क्या कर सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं। ये 5 यूनिट आपका तैयार हो जाने के बाद बचा जो आपका है, दैट इज यहाँ पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और जेनेटिक्स, ये सारे टॉपिक्स आपके बचे हैं। इनको आपने CSIR की प्रिपरेशन करने के लिए जो भी स्टडी मटेरियल आपने यूज़ किया था पार्ट B की तरीके से, उसको आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से यूज कर सकते हैं। एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इस MPPSC के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आएंगे उनका स्टैंडर्ड बहुत ही नॉर्मल होगा। आपको CSIR के जैसे डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी फॉरेन राइटर के बुक को फॉलो करने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ जो इंडियन ऑथर राइटर की बुक्स हैं उन बुक्स को UG और PG के टाइम पे जो आपने यूज़ किया हुआ था उसको अच्छे तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। 11th-12th की NCERT का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उसको अच्छे से आपको कवर करना है। जो भी टॉपिक आपके सिलेबस से NCERT की बुक से मैच करता है उन यूनिट्स को आप NCERT बुक से अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। जैसे एवोल्यूशन का पूरा मिल जाएगा आपको, इकोलॉजिकल प्रिंसिपल का मिल जाएगा, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ का मिल जाएगा, इनहेरिटेंस बायोलॉजी का मिल जाएगा, एज वेल एज आपको सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एज वेल एज इम्यूनोलॉजी, ये सारी यूनिट आपको ये NCERT बुक से मिल जाएंगे। NCERT के अलावा अगर आपके पास कोई रेफरेंस बुक है, लाइक एज ट्रूमेंस की बुक है, या फिर दिनेश की बुक है, या फिर RK पिल्लई की बुक है, इन किसी भी बुक को लेकर के आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। आपको याद रहे कि सिलेबस पूरा कवर करना इम्पॉर्टेंट है, ना कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत है। लाइक जैसे बायोटेक्नोलॉजी के या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के जो स्टूडेंट होंगे उनका रुझान थोड़ा सा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी पोर्शन पे ज़्यादा होगा। तो आपको अपने रुझान के अकॉर्डिंगली, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली आपको बहुत डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको पूरे सिलेबस को कवर करने की ज़रूरत है, और सिलेबस इस तरीके से कवर कीजिए कि जो उनकी की फाइंडिंग्स हैं, जो उनका की कॉन्सेप्ट है, वो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए।
अगर आपने पेपर को सॉल्व किया होगा तो आपको मालूम होगा कि जैसे एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स विल इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा हार्मोन्स जो है वो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है। आपकी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, राइट, कौन सी ग्लैंड यहाँ पे इंडोक्राइन ग्लैंड की कैटेगरी में आती है। तो ये फैक्ट वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो फैक्ट वाले क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए आपके पूरे सिलेबस को कवर करना जरूरी है, ना कि डेप्थ में जाने की जरूरत है। अब आते हैं उनके लिए जिनका एमएससी जूलॉजी से है, प्योर जूलॉजी बैकग्राउंड के हैं और उन्होंने अपनी एमएससी जूलॉजी से की हुई है, राइट। तो उनके लिए क्या है, उनके लिए ये वाले यूनिट्स बहुत इजी हो जाएंगे। उन्होंने अपनी एमएससी पूरी पढ़ी हुई होगी। उनके लिए रिवर्स स्ट्रैटेजी है, पहले आप इन सारे टॉपिक को कवर कीजिए। अगर आपने भी नेट का एग्ज़ाम दिया है तो डेफिनेटली आपने पढ़ा ही होगा। तो जो मटेरियल आपने पार्ट बी CSIR की तैयारी करने के लिए किया था, उन सारे मटेरियल का आप यूज़ कर सकते हैं। पहले बायोकेमिस्ट्री पढ़ लीजिए, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, देन इसके बाद आप लास्ट में आइए इन सारे यूनिट्स पे। तो आप दोनों लोगों की स्ट्रैटेजी थोड़ी सी रिवर्स रहने वाली है। जो पेपर आपने या जो यूनिट आपने अपनी यूजी में नहीं पढ़ा है, पीजी में नहीं पढ़ा है, पहले आप उनको कवर कर लीजिए। जो आपने पढ़ा है उसको आप आसानी से कवर कर पाएंगे। और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये भी है ध्यान देने वाली कि आपको जीएस के पेपर में भी 40% स्कोर करना है। ये बात आप भूल नहीं सकते हैं। अगर आपका जीएस 40% स्कोर नहीं होगा तो फिर आपका ये मेंस वाला जो पेपर होगा वो कोई कॉपी चेक ही नहीं होगी आपकी, राइट। तो इस तरीके से आपको जितना टाइम आपके इस मेंस के सिलेबस को पढ़ने पे देना है, उतना ही टाइम आपको जीएस के भी सिलेबस को पढ़ने के लिए देना होगा। क्योंकि सभी लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं और ख़ास करके बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि एमपी के नहीं होंगे, यूपी के होंगे। तो उनको एमपी के जीएस में क्या ही इंटरेस्ट है, तो आपको उसको पढ़ना पड़ेगा जस्ट बिकॉज इसलिए कि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। तो जीएस को लेकर के आप कैसे तैयारी करेंगे, इसको लेकर के भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल अभी आपके लिए यहाँ पे यही है कि आप अपने मेंस के मतलब सब्जेक्टिव वाला जो पेपर है उसकी तैयारी आप कैसे करें, कौन से बुक को फॉलो करें और किस तरीके से कौन से उनको पहले कवर करें। याद रखें कि 4 अगस्त को ही आपका एग्ज़ाम है और अब 4 अगस्त में अगर आप यहाँ पे मोटी मोटा हिसाब लगाएंगे, मान लीजिए मैं 10 जून से भी अगर काउंट करूँ तो जून में 20 दिन, जुलाई में 30 दिन, 4 अगस्त को आपका एग्ज़ाम, मतलब 40 दिन मोटी मोटा आपके पास बचा हुआ है मैक्सिमम। और इस 40 दिन में आपको क्या है, 10 यूनिट कवर करना है। इसका मतलब कि 4 दिन आपके पास मिलता है 1 यूनिट को कवर करने के लिए। हिसाब आप लगा लीजिए कि क्या आपकी तैयारी और आपकी पढ़ाई का स्पीड इतना है कि इस पूरे 1 यूनिट में जो सिलेबस दे रखा है, क्या आप उसको 4 दिन में कवर कर पाते हैं। अगर नहीं तो डेफिनेटली आपको और अच्छे तरीके से टाइम को मैनेज करने की ज़रूरत है और अपनी तैयारी को और बूस्टअप करने की ज़रूरत है। पढ़ाई का जो आर्स है वो आपको और ज़्यादा देने की ज़रूरत है। 4 दिन में 1 यूनिट को सिलेबस को कवर करना, पूरा पढ़ लेना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है। आपको उसको समझने की ज़रूरत है। ऐसा आप मत सोचिए कि आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है और उसी 4 दिन में ही आपको जीएस की भी तैयारी करती रहनी है। ये बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो होपफुली गाइस कभी आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। और फर्दर अगर अभी आपको लगता है कि हाँ कुछ और भी प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड वन थिंग मोर, अगर आपको लग रहा है कि आपकी एमपीपीएससी तैयारी अच्छे से अकेले से नहीं हो पा रही है, आपको ज़रूरत है ऑनलाइन क्लासेस की या कोर्सेज़ की, तो एमएस बायोलॉजी का जो क्लासेस है वो मतलब जो कोर्सेज है वो अवेलेबल है। आपको एमएस बायोलॉजी की ऐप पे, एमएस बायोलॉजी के ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल है। उस कोर्सेज में आपको पूरा रिकॉर्डेड वीडियोज़ एंड पीडीएफ फाइल आपको मिल जाती है। मैक्सिमम यूनिट कवर किए जा चुके हैं, कुछ यूनिट बाकी हैं जो कि आपको डेली बेसिस पर अपलोड जो है उसमें किया जाता है। और ये कोर्स मात्र सिर्फ 2500 रुपये का ही है, जो कि आपकी 6 महीने की वैलिडिटी आपको देता है। आप 6 मंथ पूरे स्टडी मटेरियल को यूज कर पाएंगे। अगर आप CSIR की तैयारी करते हैं तो भी आपके लिए बहुत बेहतर है। CSIR का भी उसमें मटेरियल आपको पूरा दिया गया है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो एमएस बायोलॉजी ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप खुद से तैयारी कर सकते हैं, सो देयर इज़ नो बाउंडेशन, देयर इज़ नो इशू। आप अपने से तैयारी करिए अच्छे तरीके से। प्रिपरेशंस कंटिन्यू करते रहिए ताकि एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सके। अदरवाइज़ अपॉर्चुनिटी बहुत कम आती हैं, आप तो ऐसा देख रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।